1 जुलाई से नए 3 कानून अभी बने हुए हैं। मेरे साथ सरदार सुमित सिंह ढिल्लो जी हैं, जो एलएलबी हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि 3 नए कानून जो बने हैं अभी भारत में, उनसे लोगों को क्या लाभ होगा, क्या है, क्या भ्रांतियाँ हैं? सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगा कि जो लाभ है वो इसका समय के साथ जब पूरे जो मामले शुरू होंगे ऑनरेबल कोर्ट में जाना तो वो दिखेगा। और जो हानि जो हो रही है वो पहले शुरू हो गई है, क्योंकि इसके संबंध में इससे रिलेटेड बहुत सारी भ्रांतियाँ, फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही हैं, फैली हुई हैं, जो कि बिल्कुल भी इसके पक्ष में नहीं है। जैसे कि पुराने कानून जो हैं वो सही थे और ये गलत। तो इस बात को यदि समझना है तो हम इसको पहले ही देख लें कि जो पुराने कानून थे जब वो लागू होने थे तो उसको बनाने वाले थॉमस बेबिंगटन मकॉले ने जिस देश के लिए, जिन लोगों के लिए उसे बना रहे थे, उन भारत के लोगों को वो सब्जेक्ट कह करके संबोधित कर रहे थे। सब्जेक्ट का अर्थ आप समझ सकते हैं, प्रजा। तो अब उस देश में जब लोग प्रजा नहीं है, अब उस देश में जब कोई किसी के राजा की जनता नहीं है, तो उस देश में उस इंटेंशन के साथ बनाए हुए कानून का कोई औचित्य नज़र नहीं आता। दूसरी बात कि कई लोग कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो इस कानून में हैं वो पिछले में भी थी, तो अमेंडमेंट से भी काम चल जाता। मेरा उनसे ये कहना है कि अमेंडमेंट की बात इसमें नहीं थी, क्योंकि बेसबरुआ कमेटी हो, मलीमठ कमेटी हो, विश्वनाथन कमेटी हो, इन सभी ने कहा था कि कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस की आवश्यकता है, पीस मिल अमेंडमेंट से काम नहीं चलेगा। और अपनी बातों के समर्थन के लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप सन 2005 में आई डिपार्टमेंट ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री होम अफेयर्स, इसकी अगर आप 111th रिपोर्ट देखें और 128th रिपोर्ट जो कि 2006 में आई और 146th रिपोर्ट जो कि 2010 में आई, तो इन तीनों रिपोर्ट्स में उन्होंने इस तरह के कानून की बात कही थी कि ऐसे बड़े अमेंडमेंट्स, ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस आने चाहिए। साथ ही साथ जब इस कानून को बनाया गया है तो ये पूरी प्रक्रिया जो है 7 सितंबर 2019 को होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा एक लेटर के माध्यम से शुरू होती है, और वो सभी स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं, और फिर उसके बाद 6 जनवरी और 9 जनवरी 2020 को सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इन तमाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के और लॉ स्टूडेंट्स के पास वो रिकमेंडेशन और सजेशंस के लिए अपनी बातें भेजते हैं। साथ ही साथ ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पास भी उन्होंने उनके सजेशंस की मांग की थी, और जिसके आधार पर एक कमेटी बनती है जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, और फिर जाकर के 11 अगस्त 2023 को ये 3 बिल जो हैं पार्लियामेंट में पेश किए जाते हैं, जिस पर चर्चा के बाद ये पता चलता है कि कुछ और रिकमेंडेशंस की आवश्यकता है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम अफेयर, जो द डिपार्टमेंट ऑफ स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम अफेयर्स, ये अपनी जो रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट नंबर 246, 247 और 248, ये 10 नवंबर 2023 को जमा करती हैं, जिसके बाद 8 दिसंबर 2023 को पार्लियामेंट से वो तीनों बिल जो 11 अगस्त को रखे गए थे उसे वापस ले लिया जाता है। फिर उसके बाद 20 और 21 दिसंबर को नए बिल पेश होते हैं, जो कि 25 दिसंबर को माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद कानून का रूप धारण कर लेते हैं। तत्पश्चात 23 और 24 फरवरी 2024 को 2 नोटिफिकेशंस गज़ट ऑफ इंडिया में रिलीज़ होते हैं, जिसके मुताबिक कि ये सारे जो कानून हैं 1 जुलाई 2024 से ये तीनों कानून प्रभावशील होंगे, ये बताया जाता है। ये तो थी इसकी पूरी हिस्ट्री कि ये कैसे पास हुआ और किस तरह से सजेशंस मांगे गए थे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस पर कि अमेंडमेंट से काम चल जाता। तो मेरा इस पर ये मानना है कि ये इंडियनाइजेशन ऑफ जुडिशरी की तरफ बढ़ाया हुआ एक कदम है। मैं पहला कदम नहीं कहता, मैं अंतिम कदम नहीं कहता, लेकिन ये बढ़ाया हुआ एक कदम है। इसका हमें स्वागत करना चाहिए। इसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं, कुछ अच्छी, कुछ बुरी बातें, कुछ प्रोस एंड कॉन्स जो कि होते हैं वो हो सकते हैं। अगर ऑनरेबल कोर्ट को ये लगेगा कि ये असंवैधानिक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो समय आने पर इसे स्ट्रक डाउन भी कर देंगे। लेकिन तब तक हम सभी भ्रांतियों से बचें, वो इसलिए बेहतर होगा क्योंकि आप खुद सोचिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये वो है जिसमें आज जो हमारा संविधान है उसके मोर देन 50% जो प्रोविजंस है, जो आर्टिकल्स है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अब यदि उस टाइम की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो ये सोच लेती कि भाई थोड़े बहुत अमेंडमेंट कर लेते हैं, काम चला लेते हैं, तो क्या आज जो हमारा संविधान है वो हमें मिल पाता? आपको भी उत्तर पता है कि जवाब है नहीं। ये उत्तर मिला क्योंकि हमने उसमें थोड़े बहुत अमेंडमेंट की जगह पूर्ण रूप से उसका भारतीयकरण कैसे किया जाए, भारत के अनुसार, भारत के लोगों के द्वारा, और एक ऐसा संविधान तैयार किया जाए जो भारत को स्वीकार्य हो। अगर आप प्रियम्बल देखेंगे तो अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव टू अवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन करके स्टेटमेंट भी है। तो इस चीज़ से पता चलता है कि जो ये सारे तर्क हैं कि अमेंडमेंट से काम हो जाता है, इंडियनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, वो गलत है। तीसरा जो एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि सिर्फ नाम बदला है, जो कवर पेज में जो इंडियन पिनल कोड था वो भारतीय न्याय संहिता हो गया है, और इंडिया और भारत दो अलग कोई चीज़ें हैं, ऐसी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही।
इससे अधिक मूर्खतापूर्ण बात तो मुझे इस सदी की कोई दूसरी लग नहीं सकती कि इंडिया और भारत में ही आपस में मतभेद और आपस में टकरार करा दिया जाए, क्योंकि जो इंडिया है वही भारत है और जो भारत है वही इंडिया है एज पर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो ये कहता है इंडिया डेट इज़ भारत। लेकिन वो लोग जो इंडिया वर्सेस भारत की डिबेट में उलझना चाहते हैं, वो आपको कैसे ना कैसे करके भी बरगलाएंगे, भड़काएंगे कि ये जो इंडियन पिनल कोड को भारतीय न्याय संहिता बना दिया गया है, ये हमारी कल्चर के साथ कुछ बहुत किया है। ऐसा नहीं है। जो पहले कानून था वो मकौले का कम रह गया था, बिल्कुल नहीं मैं मानूंगा रह गया था। 1950 के बाद ये पूरा दायित्व उस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स ने संभाल लिया था। वो उसका इंटरप्रिटेशन करते थे, हर फैक्ट्स को, हर सिचुएशंस को सोसाइटी की ज़रूरत के अनुसार केस में न्याय करते थे। वो अक्षर बस किसी अंग्रेज के द्वारा लिखे रह गए थे। बाकी जो उसकी आत्मा है, वो जो उसकी स्पिरिट है उस कानून की, वो हमारी जुडिशरी ने, हमारे न्यायपालिका ने, जो कि संविधान के तहत बनी है, उन्होंने अपने इंटरप्रिटेशन, हिंदी में कहूँ तो निर्वचन के तहत उस कानून को प्रदान की थी। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि जैसे हमने आईपीसी का सम्मान किया, सीआरपीसी का सम्मान किया, एविडेंस एक्ट का सम्मान किया, वैसे ही हम बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनका भी सम्मान करें, क्योंकि जो आत्मा थी उस आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस में, वो वहाँ से निकल करके इन 3 नए कानूनों में आ चुकी है। अभी वकील साहब, जो ये नए कानून लागू हुए हैं उसमें लोगों को जानकारी जो दी जा रही है, बुक को पूरा अध्ययन करके दी जा रही है कि ऐसी कुछ भी कहा जा रहा है जिससे लोगों को नुकसान या लोगों को फायदा हो? देखिए, अध्ययन करके दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, ये तो हर किसी का पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है उन्होंने अध्ययन किया हो, कर लिया हो सकता है कि अभी कुछ का अध्ययन करना बाकी हो, ये उनका अपना परसेप्शन है। पर मैं ये कहूँगा कि जब तक ऑनरेबल कोर्ट आपसे ये ना कह दे कि ये पर्टिकुलर कानून असंवैधानिक है, तब तक कृपया आप इसे असंवैधानिक ना समझें। और जब तक ऑनरेबल कोर्ट आपसे ये ना कह दे कि ये पूर्ण रूप से सही है, तब तक ये भी हम नहीं कहते कि आप इसे पूर्ण रूप से सही समझें। समय आने पर जब मामले ऑनरेबल कोर्ट के सामने पहुँचेंगे, जब उन्होंने उसका इंटरप्रिटेशन करना होगा, तो ये बात अपने आप साफ हो जाएगी कि ये कितना सही है और कितना ज़रूरी है। ये जनता के बीच वो लाना चाहते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। 100 न्यूज़ रिपोर्टर महेंद्र साहू, महासमुंद, छत्तीसगढ़।